वैशाली के पुरुषों ने अपने घर की औरतों को होली खेलने के लिए आम्रपाली के पास भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन होली वाले दिन सुबह से ही सुभद्रा की तबीयत खराब हो चुकी थी। आम्रपाली जब उसके पास गई तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पे दाने उभर आए थे। सुभद्रा दर्द से करहा रही थी। आम्रपाली हैरान होकर उसके बगल में बैठते हुए चिंतित स्वर में कहती है, ये सब कुछ कैसे हुआ सुभद्रा? सुभद्रा कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर आम्रपाली ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, ये दाने जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आम्रपाली ने एक दासी को राजवैद्य को बुलाने के लिए भेजा। राजवैद्य ने जब सुभद्रा की जांच की तो आम्रपाली से कहा, अचानक इतने सारे दाने पूरे शरीर में निकलना असंभव है, ये पीड़ादायक होते हैं, परंतु निश्चिंत रहिए देवी, हमारे पास एक औषधि है और उसे पीसकर उसका लेप लगाने से न सुभद्रा को आराम मिलेगा बल्कि उसके सारे दाने भी ठीक हो जाएंगे। औषधि देकर राजवैद्य वहाँ से चले गए। आम्रपाली ने खुद उस औषधि का लेप बनाया और सुभद्रा को लगाने लगी। सुभद्रा को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उसके सोते ही आम्रपाली वहाँ से अपने कक्ष की तरफ आई। उसने होली के लिए सफेद रंग के वस्त्र सिलवाए थे, जिसे पहनकर वो तैयार हो गई थी। उसी वक्त महारानी कपाला के साथ रंगों का थाल लिए नीलपद महल के अंदर आ रही थी। तभी उन्हें वहाँ से जाते हुए राजवैद्य दिखे। राजवैद्य को देखकर महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कपाला से कहा, देख रही हो कपाला, राजवैद्य आम्रपाली के महल से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आम्रपाली की तबीयत खराब हो चुकी है। बाबा का तंत्र मंत्र काम कर रहा है। कपाला ने भी हंसते हुए कहा, महारानी मैंने तो कहा था ना, जो आज तक हम लोग नहीं कर पाए वो बाबा कर देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। महारानी भी चेहरे पर अहंकार के भाव लिए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, तो फिर चलो, आम्रपाली की चोट में रंग नहीं तो नमक ही छिड़क कर आते हैं। ये बोलकर महारानी आम्रपाली के कक्ष की तरफ गई। महारानी को महल में आया हुआ देखकर सरना को थोड़ा अजीब लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, महारानी, वो भी रंगों की थाल लेकर यहाँ? वो यहाँ पर वाकई में होली मनाने आए हैं या फिर कोई नया तमाशा करने? चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। सरना भी महारानी के पीछे पीछे चल दी। इधर राजमहल में युवराज स्वर्णसेन ने भी होली की सारी तैयारियां करवा रखी थी। आज उनके मित्रों के साथ साथ महाराज के मित्र भी होली खेलने के लिए आ रहे थे। राजमहल में होली की शुरुआत हो चुकी थी। युवराज स्वर्णसेन सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। महारानी द्वारा लगाए गए तिलक के अलावा उनके चेहरे पर अभी तक किसी ने भी रंग नहीं लगाया था। युवराज बार बार महल के बाहर की तरफ देख रहे थे, मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। उन्होंने खुद से कहा, शायद आज की होली सारा दिन काम में ही जाने वाली है। तभी एक सैनिक अपने हाथों में प्यालों से भरा एक थाल लेकर आया और युवराज से कहा, होली के रंग का आनंद तब तक नहीं आता जब तक भांग का नशा न चढ़ा हो। लीजिए युवराज, आप भी क्या याद रखेंगे कि हमने आपको भांग ला कर दी। सैनिक को इस तरह से बात करते हुए देख युवराज ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया है, ना कि भांग पीकर नशे में घूमने के लिए। होश में हो कि किससे बात कर रहे हो? उस सैनिक ने अपनी नजरें झुका ली और बड़बड़ाते हुए कहा, होली के अवसर पर लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं, और हमारे युवराज हैं कि हमसे काम करवा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? युवराज हैरान थे। मतलब भांग का नशा इतना ज्यादा था कि एक सैनिक ये भूल गया था कि उसके सामने कौन खड़ा है। युवराज ने तुरंत उस सैनिक को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अभी वहाँ जाओ और पूरा एक प्याला नशा उतारने वाला शरबत पीकर आओ। युवराज ने जैसे ही ये कहा, उस सैनिक ने उस थाल में रखा एक प्याला उठाया और पीते हुए कहा, युवराज, आज आप हमें नहीं रोक सकते। ये बोलकर वो सैनिक वहाँ से चला गया। उसकी बातें सुनकर युवराज को क्रोध आ चुका था, लेकिन फिर जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ और वो उस सैनिक को रोकते हुए कहते हैं, ए रुको। वो सैनिक रुक गया। युवराज उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी उनके द्वारा भानु प्रताप का सच जानने के लिए भेजे हुए सैनिकों का झुंड वहां आ गया। उन्होंने युवराज का रास्ता रोकते हुए कहा, युवराज, कलिंग व्यापारी भानु प्रताप के बारे में सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। ये सुनते ही युवराज स्वर्णसेन का ध्यान उस प्याले वाले सैनिक से हट गया, लेकिन वो सैनिक मुस्कुराते हुए स्वर्णसेन की तरफ देख रहा था और कहा, युवराज, आज सारा दिन अब आप प्रतीक्षा ही करो, आपकी होली हम शानदार करेंगे। इसके बाद वो वापस होली खेलने के लिए चला गया। इधर युवराज ने तुरंत उस सैनिक के दोनों समूहों को एक किनारे पर लाकर पूछा, बताइए हमें क्या पता चला, कौन है वो और वैशाली आने का उसका उद्देश्य क्या है?
पहले समूह ने उसके पास रखा एक प्रमाण युवराज के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, युवराज, हमें पता चला है कि भानु प्रताप कौन है। युवराज भानु प्रताप कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट बिंबिसार है। ये सुनकर युवराज स्वर्णसेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो उनके कान सुन्न पड़ गए हों। उन्होंने खुद में संयम रखते हुए कहा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? उन्होंने अपने पास रखा हुआ प्रमाण युवराज के सामने खोल दिया और कहा, कलिंग में इनका कोई भी नामो निशान नहीं है। आसपास के बाकी राज्यों में भी जब पता किया तो दूर दूर तक भानु प्रताप नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला हमें। लेकिन जब हम मगध साम्राज्य में गए तो वहाँ भानु प्रताप तो नहीं थे, लेकिन सम्राट बिंबिसार का चेहरा और भानु प्रताप का चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है। उनकी बात सुनकर जब युवराज ने उस प्रमाण की तरफ देखा तो वो सम्राट बिंबिसार और भानु प्रताप दोनों की अलग अलग तस्वीरें थीं, जिसमें सम्राट बिंबिसार सम्राट के रूप में दिख रहे थे और भानु प्रताप साधारण रूप में, लेकिन दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। बस फर्क था तो उनके बात करने के तरीके में। युवराज ने तुरंत कहा, कभी कभी दो इंसानों का चेहरा भी एक जैसा हो सकता है, इसके अलावा और क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो सैनिक ने कहा, युवराज, अभी कुछ दिनों पहले ही सम्राट बिंबिसार पांचाल नरेश के साथ युद्ध लड़ने गए थे, लेकिन उससे पूर्व वो मगध में नहीं थे। मतलब साफ है, जब तक भानु प्रताप वैशाली में था तब तक सम्राट मगध में नहीं थे, और जब भानु प्रताप वैशाली से गए तब सम्राट मगध वापस आ गए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि सम्राट बिंबिसार ही भानु प्रताप हैं। ये बोलकर उन्होंने एक व्यक्ति को युवराज के सामने प्रस्तुत किया जो मगध साम्राज्य का ही था और मगध के राजमहल में एक दास के रूप में काम कर रहा था। उस दास ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, ये सत्य है युवराज, अभी कुछ दिनों में सम्राट बिंबिसार बार बार कहीं बाहर जा रहे हैं और कई कई दिनों तक वापस भी नहीं लौटते। उसे देख युवराज ने उस दास से पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? धन के लिए युवराज, हमें पैसे की आवश्यकता है। उसकी बात सुनकर युवराज ने कहा, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को उस दास को ले जाने के लिए कह दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे सैनिक समूह से पूछा उनका वैशाली आने का क्या उद्देश्य था। उन सैनिकों ने कहा, युवराज, जांच पड़ताल से सिर्फ यही पता चला है कि वो वैशाली सिर्फ देवी आम्रपाली के लिए आए थे। इसकी प्रमुख वजह तो नहीं पता चली, परंतु उनसे जुड़ा हर एक प्रमाण देवी आम्रपाली से जुड़ा है। इससे पहले भी वो कई सारे उपहार जो नगर वधु के लिए वैशाली में भेजे गए हैं वो सब कुछ भानु प्रताप ने ही दिए हैं। ये सुनकर एक बार फिर युवराज हैरान रह गए। यदि भानु प्रताप ही सम्राट बिंबिसार हैं तो आखिर एक सम्राट को देवी आम्रपाली के लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? उन्होंने उस सैनिक से उसका प्रमाण मांगा तो उन्होंने बताया कि वैशाली का कर जो अभी तक माफ हुआ है वो उन्हीं के भेजे हुए धन की वजह से हुआ है। भानु प्रताप और वैशाली के राजा के बीच एक संधि हुई है जिसके मुताबिक प्रत्येक माह भानु प्रताप इतना धन देंगे कि वैशाली को कर नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन बदले में वैशाली के राजा देवी आम्रपाली के समीप किसी भी पुरुष को नहीं जाने देंगे। ये सारा सत्य सुनकर युवराज स्तब्ध थे। उन्होंने सारी कड़ियां जोड़कर देखा और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब से भानु प्रताप आए हैं वो देवी आम्रपाली से किसी भी पुरुष को नहीं मिलना देना चाहते। यहाँ तक कि कुशीनगर के राजा के समक्ष भी वो आम्रपाली को नहीं आने देना चाह रहे थे। यही नहीं, उस दिन जब कुशीनगर के राजा भानु प्रताप के समक्ष घुटने के बल बैठे थे तो उसका कारण यही था कि वो सम्राट बिंबिसार के सामने बैठे थे। ये सब सोचकर युवराज स्वर्णसेन आश्चर्य से भर गए और खुद से कहते हैं, इसका मतलब सम्राट बिंबिसार और भानु प्रताप एक ही हैं। परंतु सम्राट बिंबिसार को देवी आम्रपाली से क्या चाहिए? वो क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? आखिर क्या उद्देश्य है उनका? कहीं वो आम्रपाली के बहाने वैशाली के खिलाफ कोई रणनीति तो नहीं बना रहे? ये ख्याल आते ही वो तुरंत महाराज की तरफ चले गए और अपने आप में कहते हैं, हमें महाराज को सारा सत्य अभी बताना होगा। इधर आम्रपाली के महल में आम्रपाली सज धज कर तैयार हो चुकी थी। वो भी एक थाल में कई सारे रंग भरकर बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी सामने से महारानी और कपाला आ गए। आम्रपाली को सही सलामत देखकर महारानी और कपाला के चेहरे के रंग उड़ गए। आम्रपाली ने जब देखा कि महारानी उसके कक्ष के द्वार पर खड़ी है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे महारानी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर। महारानी के हाथ में रखे रंगों की थाल देखकर आम्रपाली को लगा कि महारानी उन दोनों के बीच का सारा बैर खत्म करने आई है। महारानी भी आम्रपाली की बात सुनकर उसके कक्ष के अंदर आ गई। आम्रपाली ने अपने हाथ में रंग लेते हुए कहा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं महारानी। और महारानी को रंग लगाने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई, लेकिन महारानी को यकीन नहीं हो रहा था कि आम्रपाली बिल्कुल ठीक है और वो तुरंत पीछे हट गई। ये देख आम्रपाली ने असमंजस्य में आते हुए कहा, क्या हुआ महारानी, आपको रंग खेलना पसंद नहीं?
तो महारानी ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आम्रपाली, वो बस हमें याद आया कि हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया है और उसे पूरा किए बगैर हम रंग नहीं खेल सकते, हमें क्षमा करना। बात को पलटते हुए महारानी तुरंत आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गई और कपाला भी उनके पीछे पीछे चली गई। महारानी जितनी खुशी से आम्रपाली के महल में आई थी, उतने ही क्रोध में वापस जा रही थी। उनके क्रोध के साथ साथ उनके कदम भी तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कपाला से कहा, ये सब क्या है कपाला? तांत्रिक ने तो कहा था कि होली के दिन वो अपनी शैया से भी नहीं उठ पाएगी और वो तो रंग खेल रही है। हमारी खुशियों का रंग उजाड़ कर खुद रंगों की खुशियाँ मना रही है। तो कपाला ने कहा, महारानी, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर तांत्रिक बाबा का मंत्र काम कैसे नहीं कर रहा। इधर आम्रपाली के महल में महारानी के जाने के बाद सरना आम्रपाली के पास आई और उलझन में आते हुए कहती है, आखिर महारानी आई किस लिए थी? आम्रपाली को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा, हाँ, हमें भी उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। चलो ये सब छोड़ते हैं और ये बताओ, वैशाली की औरतें आई कि नहीं? तो सरना ने कहा, नहीं देवी, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने अपने सैनिकों को भेजा है, वो लोग कुछ ही वक्त में आकर हमें बता देंगे कि क्या बात है, या फिर वो उन्हें अपने साथ ही लेकर आएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी महल के बाहर से नगाड़ों के साथ साथ चंग के बजने की आवाज आई। वो आवाज सुन आम्रपाली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सरना असमंजस्य में थी। उसने कहा, अब ये क्या हो रहा है? ये बंजारन है सरना, सोम ने बुलाया है उन्हें, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद आम्रपाली और सरना दोनों ही महल के बाहर चले गए। वहीं राजमहल में युवराज महाराज के पास गए। उस वक्त महाराज अपने मित्रों की मंडली के साथ बैठे भांग का आनंद ले रहे थे। युवराज ने जाकर महाराज के कान में कहा, पिताश्री, हमें बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। युवराज के चेहरे के भाव देखकर महाराज थोड़े गंभीर हो गए और अपने मित्रों से कुछ वक्त का समय लेकर युवराज के साथ एक किनारे चले गए। उन्होंने कहा, बताइए युवराज, क्या हुआ? युवराज ने जैसे ही कुछ कहना शुरू किया कि उन्हें आम्रपाली के महल से नगाड़ों और चंग की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज की तीव्रता को सुन साफ समझ आ रहा था कि एक साथ कई सारे बंजारन गाना गा रहे हैं। महाराज ने युवराज की बात सुनने के बजाय सीधे कहा, ये कैसी आवाज है? लगता है देवी आम्रपाली आज बड़े धूमधाम से होली मना रही हैं। ऐसा कहते हुए महाराज महल के बाहर की तरफ आए और आम्रपाली के महल की तरफ देखने लगे। युवराज बार बार महाराज को बताने की कोशिश कर रहे थे कि सम्राट बिंबिसार ही भानु प्रताप है, लेकिन महाराज का सारा ध्यान आम्रपाली के महल की तरफ था। युवराज ने थक हार कर मन ही मन कहा, पिताश्री से अब हम शांति में ही बात करेंगे। हो सकता है तब तक सम्राट बिंबिसार वैशाली भी वापस आ जाए, तब उनका सत्य सबके सामने लेकर आएंगे। ये सोचकर युवराज ने महाराज से आज्ञा लेते हुए कहा, पिताश्री, हम देवी आम्रपाली से मिलकर आते हैं, देखते हैं उन्होंने होली के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद युवराज तुरंत आम्रपाली के महल की तरफ निकल गए, लेकिन उनके पीछे पीछे भांग के नशे में लिप्त वो सैनिक भी जा रहा था। युवराज को जब एहसास हुआ कि वो सैनिक उनका पीछा कर रहा है तो वो रुक गए और उनके पास जाकर भड़कते हुए कहते हैं, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है, अभी बताते हैं तुम्हें। ऐसा कहते हुए युवराज ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, युवराज, प्रतीक्षा भी हमारी थी और मार भी आप हमारे ही आदमी को रहे हैं। ये सुनकर युवराज ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कौन थे वो लोग जिनका इंतजार युवराज कर रहे थे? क्या होगा जब सम्राट बिंबिसार का सत्य सबके सामने आएगा? आम्रपाली को सताने के लिए अब क्या करेंगी महारानी? जानने के लिए सुनते रहिए।